दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हो तो आपको 7 PM पर 18 नवंबर से डेली न्यू टाइम टेबल आपके बायोलॉजी के लिए है। ये अनअकैडमी चैंपियंस लीग है, जिसमें आप सभी लाइव एग्जाम को अटेम्प्ट कर आप प्राइज जीत सकते हैं और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप 1 रैंक से 10 रैंक के बीच में आते हो तो आपको 10,000 का प्राइज़ मिलेगा। अगर आप 11 से 30 रैंक के आते हो तो 5,000 का प्राइज़। अगर आप 31 से 50 रैंक तक के बीच में आते हो तो आपको 3,000 तक का प्राइज़ मिलेगा। तो ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इनरोल कर इस चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा वीडियो का सेशन चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूले का सीरीज चल रहा है। ठीक है, हर एक चैप्टर में कितने फार्मूले हैं, उस फार्मूले में कौन से टर्म क्या हैं, सारी चीज़ें को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको एक्सप्लेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे जस्ट पहले आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज चलाई गई थी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की सीरीज में ये देखने को मिला था कि बच्चे जो है वहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब है आप लोग वहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे थे कि कहीं आप लोग मात्रक गलत लिख रहे थे तो कहीं आप लोग फार्मूला गलत अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दिक्कतें ना आए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि फार्मूले को हम डिस्कस कर दें, इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज करवाई जाएगी। हाँ, बच्चों का पूछना है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या न्यूमेरिकल की सीरीज नहीं कराई जाएगी? आपकी सारी सीरीज कराई जाएगी। न्यूमेरिकल की सीरीज कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज कराई जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी। तो हर एक सीरीज आपको कराई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगी, और इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और ये जो सीरीज हम करवा रहे हैं, सारे सीरीज, अभी तो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद फार्मूले की सीरीज आपकी चल रही है, इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरे बुक की हम बात बता रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज कराई जाएगी। इसमें वो सारी चीज़ें हम लोग आपको टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं जो आप लोग गलतियां करते हैं, वो सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि जहां आप लोग से मिस्टेक होती है। ठीक है, तो जैसा कि फिजिक्स जो है हम भी कोचिंग काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। काफ़ी दिनों का कहने का मतलब है लगभग जो है 6 सालों से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पर टेस्ट लेते हैं तो बच्चों के मार्क्स कटते हैं। ठीक है, हालांकि सही क्वेश्चन वो लोग लगाते हैं, वैल्यू भी सही निकलती है, लेकिन मार्क्स जहाँ पे हम काटते हैं तो उसको बाकायदे गोला रीजन लिख देते हैं कि यहाँ मार्क्स कट रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि मार्क्स आपके कहाँ कहाँ कट सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप गलतियाँ ना करें। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, इस समय जो हमारा सेशन चल रहा है वीडियो का, इसमें हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, इस समय जो वीडियो का सेशन आपका चल रहा है, इस समय आपके फार्मूले का सीरीज चल रहा है। ठीक है, यानी हर एक चैप्टर में कौन कौन से आपके फार्मूले हैं, कितने फार्मूले हैं, और उसमें कौन सा टर्म क्या है, किसकी क्या वैल्यू यानी क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या न्यूमेरिकल की सीरीज अब नहीं कराएंगे? भाई, न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी करवाई जाएगी। न्यूमेरिकल की सीरीज अच्छे से आप लोग कंप्लीट करें, इसीलिए ये चीज़ पहले हम बता रहे हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज में हमने देखा था कि बच्चे जो है, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग कहीं फार्मूला गलत अप्लाई कर रहे हैं, कहीं वैल्यू सही निकाल रहे हैं, फार्मूला सही अप्लाई कर रहे हैं, मात्रक गलत लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी गलतियां जो है फिजिक्स में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है अगर आप यूनिट गलत लिखते हैं तो। ठीक है, और वैसे भी हम भी 6 सालों से कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जब बच्चों के टेस्ट लेते हैं तो यही रीज़न है। एक आध बच्चे तो मैक्सिमम अंक पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम अंक नहीं पाते हैं। जैसे 20 नंबर का हमने टेस्ट लिया तो कुछ 10-15 पे ही रह जाते हैं। उसका रीज़न यही है
कि वो लोग वैल्यू गलत रख देते हैं, मात्रक गलत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी गलतियां आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना करो, इसीलिए सारी चीज़ें हम बिल्कुल आपको टर्म वाइज टर्म यानी स्टेप टू स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर हो सको, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज भी कंप्लीट कराई जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज कराई जाएगी, जो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं उसकी सीरीज कराई जाएगी। तो हर एक चीज़ें, जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी आता है तो उसकी एक लंबी सीरीज कराई जाएगी, और सीरीज जो भी आपकी स्टार्ट होगी वह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगी और बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक जाएगी। लास्ट चैप्टर का मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, ठीक है। पार्ट 2 आपका 9 चैप्टर से स्टार्ट है तो 9 से लेकर 14 तक जाएगा, और पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो ये सारी हर एक टाइप की जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीरीज के थ्रू कराई जाएंगी, और बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज तैयार करवाया जाएगा। तो आपके स्टूडेंट, आपको ना तो सिलेबस को लेके घबराना है और ना ही आपको अपनी तैयारी को लेके घबराना है। सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं बिल्कुल आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते चलिए। फिर देखिएगा आपका फिजिक्स में मैक्सिमम मैकेनिक, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अगर अच्छे से फॉलो किया जाए, हम देख रहे हैं रिस्पांस उनका कि अगर वो अच्छे से हमारी बातों को फॉलो करें या हम जो कहते हैं उसको वो करें तो फिजिक्स में कंफर्म है कि वो 70 में 70 भी पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर हम पिछले वीडियो पे थोड़ा सा जाएं तो आपके चैप्टर नंबर 2 तक क्लियर हो गया था फार्मूला। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 3 से करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका विद्युत धारा। तो इसमें जो सबसे पहला फार्मूला आपका है तो विद्युत धारा का ही बनेगा। धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है। जहां पे या कहीं कहीं हम I की जगह अगर dt लिखा तो इसकी जगह भी हम क्या करते हैं, I को लिख देते हैं। बात वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल चार्ज है, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी हमारा स्मॉल है, ठीक है। या इसी को बोलते हैं धारा पर आवेश परिवर्तन की दर, ठीक है, या आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन से निकल के आई है। इसका जो मात्रक होता है, I का मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसका मात्रक सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, लेकिन इसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एम्पियर, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बीमा वगैरह अगर आपको निकालनी है तो Q की बीमा क्या होती है, T की बीमा क्या होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है ओम का नियम, ठीक है। ओम का क्या नियम है भाई, B प्रोपोर्शनल I, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई भी हमारा चालक तार है, ठीक है, इसके सिरों के बीच हम विभवांतर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, बैटरी जितना ज़्यादा वोल्टेज का अप्लाई करेंगे इसमें धारा का मान उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। B प्रोपोर्शनल I, या और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जाता है V = RI, जहाँ पे R आपका क्या है, एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रतिरोध। तो स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम अल्टरनेटिंग करंट आपको पढ़ा रहे थे, अल्टरनेटिंग में हमने क्या बताया था कि ये जो प्रतिरोध वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा यानी बैटरी के करंट के लिए इस्तेमाल हुआ। जब आपका ये करंट दिष्ट धारा से अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे अप्लाई की जाती है तो ये प्रतिरोध किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रतिबाधा। सब कुछ टर्म वही रहता है, ठीक है, साइन बदल जाता है और नाम भी बदल जाता है, काम वही रहेगा, काम उसका भी वही रहेगा। धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा वही हमारा प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिबाधा भी वही काम करेगा। ये कौन से धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा हम टॉपिक से हट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ओम के नियम की बात हो रही थी, तो आई थिंक यहाँ पे आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। V क्या है, वोल्टेज है, R क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, I धारा, ठीक है। अब यहाँ से हमने आपको एक सिंपल सा रूल जान लीजिए, ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम है, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। एक तरफ लिखो B, एक तरफ लिखो I, एक तरफ लिखो R, ठीक है। अगर आपसे B बराबर पूछा जाए तो B को ढक लो, क्या मिला, IR, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो, एकदम ये फार्मूला
ओम का नियम एकदम याद हो जाएगा, वैसे भी हाई स्कूल से पढ़ते आए होगे, याद तो होगा ही, फिर भी सारे ट्रिक देख लो। शायद आपको कोई भी किसी भी या तो स्कूल या कोचिंग कहीं भी ये ट्रिक आपको बताई नहीं जाती, फिर भी हम आपको देखो अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर आपसे बी पूछा जाता है तो बी को ढक लो, क्या मिला? आई आर। अगर आपसे आई का मान पूछा जाता है तो आई को ढक लो, क्या मिलेगा? ऊपर मिल रहा बी, नीचे मिल रहा आर। अगर आर पूछा जाता है तो आर को ढक लो, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा? बी अपान आई। तो ओम के नियम से यहाँ पे आपके 3 फार्मूले जो है निकल कर आते हैं, एक वोल्टेज का, दूसरा धारा का, तीसरा एम्पियर का। मात्रक सबका जानते हो, वोल्टेज, इसका मात्रक क्या होता है? ये विभव का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे देखते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध है? तो अनुगमन वेग और अगर धारा की बात करें तो I बराबर होता है NEA VD। ठीक है, NEA VD, जहां पे NE क्या है, A क्या है, BD क्या है, सारे टर्म देख दो। जैसे मान लो ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज या जिसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, तो अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? N यानी N इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो N हमारा क्या हो गया? इसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। A क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, ये चीज़ है। A जो है क्या? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई। जैसे ये चाक देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है, तो A जो है यही है, यानी इस एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जैसे मान लो इसको तार मानो, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल कितना है? यही हमारा A है। BD क्या है? इस तार के अंदर क्या है? जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब इन पर हम करंट अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं? एक निश्चित डायरेक्शन में। पहले तो क्या होता है, जब करंट नहीं अप्लाई करते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग की परिभाषा अगर आपको याद हो तो वहाँ पे बताया गया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली गति करते हैं और उनका नेट जो मूव करने की डायरेक्शन होती है, यानी उनका जो कुल आवेश आता है वो 0 आता है। ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो कुछ इस साइड जाएंगे, ये इस साइड जाने वाले को कैंसिल कर देंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, तो यह इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा, तो नेट आवेश उसका 0 आता है। लेकिन जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। इधर उधर जो मूव कर रहे थे वो सारे क्या करते थे? अब एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। ठीक है, हाँ, सिंपल से एग्जाम्पल याद आया, आप लोगों ने भेड़ देखा होगा। ठीक है, भेड़ जैसे अगर वो किसी खेत में है, चर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो वो देखो इधर उधर अपना टहलते घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी एक ही स्थान पे इधर उधर टहलते रहते, कहीं पर घूमते नहीं है, कहीं पर जाते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब जैसे ही भेड़ों को चराने वाला आता है और कहीं ले जाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? जो सारे भेड़ एक ही जगह पे इधर उधर भाग रहे थे वो सारे के सारे क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पे आपके चालक तार में इलेक्ट्रॉन का होता है। जब उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन चुपचाप एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं और जिस वेलोसिटी से ये गति करते हैं उसी वेलोसिटी को कहते हैं अनुगमन वेग, या इंग्लिश में बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं VD से। ठीक है, तो यहाँ पे VD क्या है? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध ρ इक्वल टू होता है E/J। ठीक है, जहां पे और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो महो होता है। क्या होता है? महो। ठीक है, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। J क्या है? धारा घनत्व। ठीक है, J क्या है? धारा घनत्व, और J इक्वल टू होता है I/A। ठीक है, क्लियर?
आगे बढ़ो। प्रतिरोधों का ताप पर निर्भरता, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, यहाँ पे लिया गया, ठीक है। ये कोई चालक तार है, अगर इस चालक तार का हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इसका प्रतिरोध बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा? वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका प्रतिरोध है तो, ठीक है, और इस चालक तार के प्रतिरोध यानी इसकी प्रतिरोधकता अगर रो मानी जाए तो रो इजकल टू, ठीक है, रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी 0। अब देखो इसमें आए हुए टर्म क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस चालक तार का तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। प्रतिरोधकता इसकी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? इतनी, ठीक है। टी क्या है? बाद का टेम्परेचर। टी 0 क्या है? पहले का टेम्परेचर। पहले जैसे मान लो 27 अंश सेल्सियस रहा, बाद में इसको 27 से बढ़ा के हम 50 अंश सेल्सियस कर देते हैं, कितना? और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर लिखा जाएगा वो केल्विन में लिखा जाएगा, ठीक है। किस में रहेगा? केल्विन में। तो केल्विन के लिए क्या करना होगा? वैसे आप यहाँ पे सेल्सियस में भी रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ही आएगा। जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस केल्विन में करोगे तब भी आएगा, ठीक है। लेकिन केल्विन में रखने से आपको भी डाउट नहीं रहेगा कि हो सकता हमने वहाँ गलती की हो, और गलती होने के कोई चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप जब भी टेम्परेचर की बात आए तो केल्विन में टेम्परेचर को रखा करो, ठीक है। तो भाई अब बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को तो डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, तो जब डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा और प्रारंभिक प्रतिरोधकता में इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये अल्फा क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे दी होगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में हर एक तार के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 6, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? जो आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आए हैं वही है। विद्युत शक्ति P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है। अब देखो भाई, तो विद्युत शक्ति के भी 3 फार्मूले, यहाँ से B की जगह एक बार IR रखोगे तो क्या मिलेगा? आई स्क्वायर, देखो एक आई पहले से, फिर IR रखोगे तो आई इंटू आई स्क्वायर आई इंटू आर मिल जाएगा। दूसरा, अगर I की जगह पर हम क्या रखें? B बाई आर, तो B स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, B स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। B स्क्वायर बाई आर हो गया। तीसरी बात, बस ये 3 ही फार्मूले हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी रखोगे तो घूम फिर के यही आ जाएगा। अब भाई अगर देखो B की वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो V इक्वल टू क्या? IR, तो IR रखोगे तो फिर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। फिर IR रखोगे तो आई स्क्वायर आर ही मिल जाएगा आपको, ठीक। तो ये आपके 3 जो है विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं अगले फार्मूले नंबर 7 की, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का क्या फार्मूला है? ध्यान से देखो, थोड़ा सा प्रतिरोधों के संयोजन का नाम हमने जो है चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले में भी लिया था, कि वहाँ पर जब हम संधारित्रों का समायोजन पढ़ रहे थे। किसका समायोजन? संधारित्रों का। तो संधारित्रों का समायोजन में हमने बताया था कि संधारित्रों का समायोजन प्रतिरोधों के समायोजन के बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। यानी जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है वो संधारित्र के समांतर क्रम का फार्मूला होता है, हाँ। और जो प्रतिरोधों के समांतर का होता है वो संधारित्रों के श्रेणी क्रम का होता है। तो प्रतिरोधों को हम 2 तरीके से जोड़ते हैं। पहला एक श्रेणी क्रम, भाई एक क्रम और होता है मिश्रित क्रम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है तो उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं सभी का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? सभी प्रतिरोधों को नॉर्मली जोड़ लो, उसके बराबर होता है, ठीक है। चाहे जितने प्रतिरोध आपके हों, ये फार्मूला है। दूसरा जो है समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला आपका बनता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी है अगर n है तो सीधे 1/rn, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनता है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगला फार्मूला देखते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। कोई अगर हमारा सेल है तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? सिंपल सी बात देखो, अगर ये
कोई प्रतिरोध है, इसमें अगर हम किसी सेल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो ये हमने सेल लगाया, ठीक, ये हमारा क्या है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E मान लिए हम। तो अब देखो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, और बाहर वाले प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखते हैं। तो जो फार्मूला निकल के आता है आपका सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, अब इसमें देखो ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच ये सेल को लगाने की वजह से कितना विभवांतर उत्पन्न होता है, B वोल्टेज का अगर विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। अगर इसमें सेल लगाए तो धारा गई, धारा प्रवाहित हुई तो वोल्टेज इसके बीच में आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, V इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, IR, ठीक है। तो जितनी धारा गई इसमें, मान लो I धारा गई तो I के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा IR। तो इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, सेल का जो धारा है दो जगह खर्च हुआ, कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे एक अंदर, ठीक है। तो कुल जो इसका विद्युत वाहक बल होगा भाई, जो बाहर वोल्टेज आ रही है एक्चुअल में वो उसकी विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक है, वो उसका एक्चुअल विद्युत वाहक बल नहीं है। जैसे सपोज करो हम दो सेल को जोड़ लेते हैं, एक सेल का अगर मान दिया हो 2 वोल्ट, दूसरा भी 2 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर 2 वोल्ट का एक सेल 1 एम्पियर की धारा दे रही है और दूसरी भी 1 एम्पियर की धारा दे रही है, तो अगर उसको हम जोड़ें तो टोटल हमको क्या मिलना चाहिए, 4, यानी 2 2 4 वोल्ट हो गया, वोल्टेज का मान 4 होना चाहिए, और धारा हमारी क्या होगी, 1 ही एम्पियर रहेगी, ठीक है। तो जब धारा का मान बदल नहीं रहा है और वोल्टेज हमारा बढ़ जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो प्रतिरोध तो हमारा वही है जो हमने पहले अप्लाई किया, तो प्रतिरोध कहाँ बढ़ा, सेल का इंटरनल प्रतिरोध बढ़ा, ठीक है। 2 सेल जब जोड़ दिए तो उसका प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध आपके बढ़ गए, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यानी धारा आपकी कहाँ खर्च हुई, 2 जगह, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इसको समझने में कोई डाउट लग रहा है तो सिंपल फार्मूला याद रखो। फार्मूला आपका क्या है, E इक्वल टू विद्युत वाहक बल, इसको हम E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू होता है B प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। और अगर सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है यानी स्मॉल r का मान निकालना है तो आपका दूसरा फार्मूला होता है E माइनस बी, या V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा आई आर बटे इसमें बहने वाली धारा I, ठीक है। तो ये जो है आपके सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है। अगर आपको धारा का मान निकालना है तो धारा के मान को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर कर दो, आई आर इजकल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर इजकल टू ई। अब आई कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इजकल टू ई। तो यहाँ से आई बराबर क्या मिल जाएगा, ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। धारा का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा। हाँ, तो मेन फार्मूला आपका ये है, यहाँ से जो भी पूछे कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर 2 सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा। जिसे मान लो 2 सेल को जोड़ा गया और एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का E2 है, तो उनका कुल तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। अब R1 R2 क्या है, अभी भी एक्सप्लेन किया गया। R2 दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R1 पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल, E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। मात्रक वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक संधि का नियम दिया था और दूसरा जो है बंद पास का नियम दिया था। तो यहाँ पे हम दोनों नियम को समझते हैं और दोनों नियम के लिए अलग अलग फार्मूला भी दिया गया था, ठीक है। पहले नियम के लिए क्या है, पहले नियम के लिए है कि अगर किसी भी कोई भी हमारा संधि है, संधि का मतलब होता है जंक्शन, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से कई तार एक साथ जोड़े गए हों, तो उस तार पर यानी उस संधि पर
आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक जंक्शन है या संधि है, तो यहाँ से 2 तार आ रहे हैं, 3 तार निकाले गए हैं। ठीक है, इन दोनों में करंट आ रही है और इसमें से होके जा रही है। मान लेते हैं इसमें करंट I1 आ रही है, इसमें I2 आ रही है, इसमें से I3 जा रही है, इसमें से I4 जा रही है, इसमें से I5 जा रही है। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो आने वाली धाराएं आपकी कौन से, ये दोनों, ये देखो दोनों आ रही हैं और ये दोनों क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो आने वाली कौन सी हो गई, I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा, जाने वाली कौन सी, I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर सबको हम एक साइड खींचें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेसन I इक्वल टू 0। अब समेसन I का मतलब है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का मतलब है साइन के साथ, जो आ रही हैं उनको हम पॉजिटिव लिखते हैं और जो जा रही हैं उनको नेगेटिव लिखते हैं। तो आने वाले को देखो पॉजिटिव लिखा गया, जाने वाले को देखो नेगेटिव लिखा गया, और सबको सम किया गया तो कितना आ रहा है, 0। ठीक है, तो ये उनका पहला नियम है। सेकंड नियम की बात करते हैं। तो सेकंड नियम जो है वो बंद पास का नियम है। किसका नियम है, बंद पास यानी क्लोज सर्किट का नियम है। तो क्लोज सर्किट के नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा हुआ है V। ठीक है, अब अगर बैटरी लगा है, बैटरी यानी वोल्टेज V अप्लाई किया था, यानी बैटरी अप्लाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगी I और इसका प्रतिरोध I है। तो इनके बंद पास के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी बंद पास में किसी भी प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा और उस प्रतिरोध का गुणनफल, इसमें धारा I जा रही है तो I इंटू R इक्वल टू उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, अगर हम इसको E माने तो E या B माने तो V। ठीक है, अगर कई सेल लगे हों तो इसी को हम लिख सकते हैं समेसन IR इक्वल टू समेसन E। ठीक है, अगर कई प्रतिरोध हैं तो समेसन लग गया, यानी प्रतिरोधों को जोड़ लिया गया, उसमें जो धाराएं बह रही हैं उसको गुणा करके जोड़ लिया गया। ठीक है, और फिर इधर सेलों को जोड़ लिया गया। तो ये जो है हमारे किरचॉफ के 2 रूल थे, या 2 नियम थे, या 2 कह सकते हैं 2 फार्मूले थे। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस फार्मूले पर आता है। ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप व्हीटस्टोन सेतु को सॉल्व करने जाएंगे वहाँ पे भी अप्लाई करना है विभवमापी। ठीक है, या मीटर सेतु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इसको अप्लाई करना है, तो इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो भी बिल्कुल पूछिए। ठीक है, आपको सारे डाउट्स भी आपके क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो लाइव होने के बाद सभी लोगों के कमेंट्स को एक बार रीड करते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। कहीं दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला फार्मूला आपका है व्हीटस्टोन सेतु का। फार्मूला नंबर 9 है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होते हैं, आपके समांतर चतुर्भुज की तरीके से ऐसे 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस टाइप से, इसको नाम दे देते हैं ABCD। इस टाइप से आपके 4 प्रतिरोध और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो यानी जब ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं, इसको नाम दे दो PQRS। ठीक है, तो ये आपके PQRS 4 प्रतिरोध हैं। अगर ये बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस का मतलब है संगत, जैसे R/S बराबर Q/R का मान अगर बराबर है, तो इसमें बहने वाली धारा यानी इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो सिंपल से समझो व्हीटस्टोन का फार्मूला R/S इक्वल टू अरे भाई P है ना, हाँ PQRS। ठीक है, तो P/S इक्वल टू Q/R।
ठीक, आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है मीटर सेतु का। तो मीटर सेतु भी हमने बताया था बिल्कुल हुई डिस्टेंस सेतु की तरीके से काम करता है। वहाँ पे जो फार्मूला आपका निकल के आता है R = S इंटू L1/100 - L1। अब यहाँ पे R क्या है, S क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, ठीक है। S का मतलब है, ठीक है, जो हमारा गिवन प्रतिरोध है या कोई एक प्रतिरोध हमको दिया जाता है, वहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, वहाँ से हम प्रतिरोधों को निकालते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका हमें मान निकालना होता है, ठीक है। तो एक होता है L1, एक होता है L2। वहाँ पे अगर आपको याद हो, ठीक है, तो कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्पी कुंजी होती है। तो सर्पी कुंजी को जैसे जैसे हम तार पे 1 मीटर लंबा तार होता है उसी पे टच कराते हैं इधर उधर। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम तार पे टच कराते हैं तो वहाँ गैल्वेनोमीटर जो लगा होता है उसमें विक्षेप 0 होता है। तो L1 का मतलब है ए साइड से, ठीक है, जैसे इधर ए लिखा इधर बी लिखा, तार को यहाँ हमने टच कराया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, L1। पूरी डिस्टेंस 1 मीटर होती है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 100 - L हो जाएगी ना। ये अगर L1 है तो 100 - L1, तो यही 100 - L1 यहाँ बची हुई आपकी डिस्टेंस है। S क्या है, जिस प्रतिरोध का मान हमको निकालना वो है, और R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में लगा हुआ प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखो इसका मान पता, इसका मान पता, इसका मान पता, इसका मान नहीं पता तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला फार्मूला विभव मापी का, ठीक है। विभव मापी के कुछ फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप जो भी हम सीरीज, चाहे वो न्यूमेरिकल की सीरीज हो, चाहे फार्मूले की सीरीज हो, या आगे जो बनाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय, ठीक है, ये सब के जो भी सीरीज बनेंगे, अगर आप अच्छे से देखते हैं, उसको पूरा देखते हैं, उसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि फुल मार्क्स भी आप पा सकते हैं। और जैसा कि फिजिक्स में बहुत रेयर केस में फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है, रेयर केस में फुल मार्क्स मिलता है, लेकिन ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कि शुभम सर आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है, ठीक है। तो मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, शुभम सर भी आपको मतलब बार बार इसका बताए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा अपने टॉपिक से हटते नहीं हैं, आइए फार्मूले पर। तो विभव मापी का जो पहला फार्मूला है E = है, ठीक है, K × L, जहाँ पे K आपका क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का मतलब है जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, कोई भी तार है, इसमें अगर हमने B वोल्टेज अप्लाई किया या इसमें हम अगर 220 वोल्ट की करंट फ्लो वोल्टेज का धारा प्रवाहित करना है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वोल्टेज का मान ड्रॉप यानी वोल्टेज का मान कम होता जाएगा, ठीक है। तो दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। L क्या है, डिस्टेंस, तार की लंबाई, ठीक है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो भाई अगर L मीटर लंबी तार हो तो यहाँ पर वैद्युत विभव यानी यहाँ पर जो आपका विद्युत वाहक बल E होगा उसका मान कितना होगा, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है कि विभव मापी से 2 सेलों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी विद्युत वाहक बल कितनी है। अगर मान लें पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, तो E1/E2 = होता है L1/L2, जहाँ पे L1 L2 क्या है, अभी आपको थोड़ा सा याद होगा मीटर सेतु में कि L1 एक ऐसी पॉइंट थी यानी ऐसी डिस्टेंस थी जहाँ पे हम सर्पी कुंजी को टच कराते थे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 मिलता था। तो वो चीज़ पहला यानी एक सेल लगा के ये सिचुएशन हम ले आते हैं, L1 वो यानी वो दूरी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार अब E1 की जगह E2 सेल को लगाएंगे और फिर इसको इधर उधर टच कराएंगे तो जो डिस्टेंस हमको मिलेगी वो L2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें दूरियां पता चल जाए तो इनके विद्युत वाहक बल का अनुपात भी हमें पता चल जाएगा। भाई दूरी तो हम नाप ही सकते हैं ना, कितनी दूरी पे विक्षेप मिल रहा है, 0। तो वही चीज़ है, इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लास्ट फार्मूला है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हाँ, विभव मापी से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r का भी मान निकाल सकते हैं। ये होता है
E/v माइनस 1 इंटू, ये माइनस 1 नहीं होता है, आई होता है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, हाँ 1 ही होता है, 1 इंटू आर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम चीज़ों की यूनिट आपको पता है भाई, ये सब विद्युत वाहक बल, इसके मात्रक जो है आपके यूनिट जो है वो वोल्ट ही होंगे, ठीक है। ई क्या है, सेल का एक्चुअल विद्युत वाहक बल। वी क्या है, तार के सिरों के बीच का विभवांतर। आर क्या है, तार की प्रतिरोध या तार का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में इतने ही फार्मूले थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में फार्मूले कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस चैप्टर के फार्मूले को आपको समझने के लिए थोड़ा सा और कंसंट्रेटेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बस और ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला फार्मूला है लॉरेंज बल की, अगर बात करें, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या है, अगर कोई हमारा आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों को उपस्थिति में अगर गति कर रहा है, तो भाई अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में है, ठीक है, अगर बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश हमारा, ठीक है, गति करेगा, तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या करेगा, चुंबकीय बल लगाएगा, ठीक है। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र ई के पर्जेंस में गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, यानी दोनों ही इस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर कितना बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा वो क्यू वी बल लगाएगा। जहां पे क्यू क्या है, आवेश का परिमाण, वी क्या है, उस आवेश की गति, कि वो आवेश कितने गति से यानी किस वेलोसिटी से उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूम कर रहा है या गति कर रहा है। वी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा, F = QE। तो टोटल इस पर लगने वाला लॉरेंज बल यानी F लॉरेंज कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, F चुंबकीय और प्लस F वैद्युत, दोनों बल को जोड़ लो। तो F चुंबकीय कितना है, QVV sin थीटा होता है, ठीक है, QVV sin थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये चुंबकीय का वैल्यू रखो Q प्लस QE, ठीक है, Q को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर कोई वैद्युत आवेश है या कोई भी हमारा आवेश है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों की प्रेजेंस में गति कर रहा है, तो ये उस पर लगने वाला टोटल लॉरेंज फोर्स होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो गया, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, ये होगा। भाई बल लग रहा है तो बल का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। और अगर केवल वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, ये तो हम सबसे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, कितना बल लगेगा, QE, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई अगर धारावाही चालक है, जैसे मान लो अब धारावाही चालक है, ठीक है, उसकी वजह से धारावाही चालक पर चुंबकीय बल क्या होगा, तो धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F = कितना हो जाएगा, QVV sin थीटा, ठीक है। तो ये धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का फार्मूला। आगे देखते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमारा आवेशित कण है, वो गति कर रहा है, तो उसका गति यानी उसकी जो मूवमेंट यानी गति करने का जो डायरेक्शन है या पथ जिसको हम कह सकते हैं, वो किस टाइप के पथ पर चलेगा, तो वो जो है एक अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा, ठीक है। और अगर वो किसी एंगल पर प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी एंगल पर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हेलिक्स में यानी स्प्रिंग के रूप में गति करेगा, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग के रूप में गति करेगा तो वहां पे कब गति कर रहा है स्प्रिंग के रूप में, जब किसी एंगल पर प्रवेश करता है, ठीक है, लंबवत न जाकर किसी एंगल पर प्रवेश करता। तो हम सीधी सीधी बात जानते हैं कि जैसे
मान लो ये लंबवत है, अगर कोई किसी एंगल पर, ये इसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है, यहाँ थीटा बना रहा है, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम दो कंपोनेंट यानी दो घटकों में तोड़ सकते हैं, एक क्षैतिज घटक, दूसरा लंबवत घटक। तो लंबवत घटक वाला तो जान ही रहे हैं, लंबवत अगर प्रवेश करेगा तो कैसा गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर। लेकिन ये क्षैतिज वाला क्या करेगा, उसको रेखीय पे ले जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, तो ये घूम पूरा गोल ना होकर इस तरीके से गति करेगा, ठीक है, ऐसे गति करेगा। तो इसको रेखीय पथ पे घुमाने का काम कौन कर रहा है, अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा तो v cos थीटा और ये आपका हो गया v sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो क्रमागत हेलिक्सों के बीच की दूरी है इसको हम पिच बोलते हैं, इसका क्या फार्मूला है, और अगर वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है तो किस त्रिज्या पर यानी कितनी रेडियस किस सर्किल पर वो घूमेगा, इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखिए भाई, अगर वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए क्या होगा, एक अवकेंद्र बल लगता है, कितना लगता है, mv²/r, और ये अवकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर जितना बल लगेगा उसके बराबर होता है, किसके, qv के। तो एक b से एक b कैंसिल हो गया, और लंबवत प्रवेश कर रहा sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सीधे कितना आ जाएगा, qv। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो r = क्या हो जाएगा, mv/qv, ठीक है। तो किस रेडियस पर गति करेगा, इसी रेडियस पर वो गति करेगा, और पूरा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना लेगा, तो टाइम पीरियड यानी t बराबर होगा कुल दूरी बटे चाल कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr, 2π और गुणे r का मान कितना है, mv/qv, ठीक है, बटे वेलोसिटी कितनी है, v है, तो v से v कैंसिल हो गया, आया कितना, 2πm/qb। ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड का फार्मूला, इतना समय वो लेगा पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। अब अगर वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है तो कोणीय आवृत्ति भी इसकी बनेगी, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का क्या फार्मूला बनेगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा = फार्मूला आपका बनेगा qv/m, ठीक है, qv/m। दूसरा, अगर हम पिच की बात करें, पिच का मतलब क्या है, यानी जो हेलिक्स के रूप में इस टाइप से इस वेलोसिटी पे यानी थीटा एंगल पर आता है तो कैसे गति करता है, ऐसे ना गति करता है। तो हेलिक्स यानी दो क्रमागत रिंगों के बीच की जो दूरी होती है इसको पिच बोलते हैं। तो पिच का जो फार्मूला आएगा, पिच = आपका आएगा फार्मूला, पिच रेखीय यानी इसको जो है इसकी गति को रेखीय बनाने के लिए कौन सा वेलोसिटी काम कर रहा है, v cos थीटा। तो v cos थीटा गुणे एक हेलिक्स को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, ठीक है। तो t का अगर मान रखा जाए तो v cos थीटा गुणे t की वैल्यू कितनी आई है, 2πm/qb। तो ये आपके पिच का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है बिल्कुल साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के लिए भी त्रिज्या वगैरह टाइम पीरियड के सारे फार्मूले यही हैं। साइक्लोट्रॉन में भी क्या होता है, टाइम पीरियड का यही फार्मूला, रेडियस का यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हमारे साइक्लोट्रॉन में भी यूज होंगे, और ये कोणीय आवृत्ति, ठीक। देखते हैं अगला टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी बहुत ही बनते हैं, न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या, बहुत सिंपल सा नियम है। बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी धारावाही चालक में अगर हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में धारा के प्रवाहित करने के कारण उस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है
म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। सारे टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। ये आपका एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7 इसकी वैल्यू होती है। आई क्या है, उस चालक 7 की -7, ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस में देख लेना क्या है, शायद -7 है, 10 की पावर -7 है। आई क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा है। डेल्टा एल क्या है, उस चालक तार की लंबाई। और जैसे ये चालक तार है, यहां से आर दूरी पर अगर थीटा कोण पर हम देख रहे हैं आर दूरी, तो साइन थीटा क्या है, इसके बीच का कोण है। आर क्या है, इस पॉइंट पी के इस चालक तार से दूरी है, ठीक है। ये रहा आपके बायो-सेवर्ट का नियम। अगला है वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमारा कोई वृत्ताकार पास इस तरीके से कोई लूप है, इसमें अगर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो सेंटर होगा अक्ष, इससे आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट अगर P है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, ठीक है। इसकी रेडियस अगर हम कैपिटल R ले लें और ये दूरी स्मॉल x ले लें, तो इस यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा वो हो जाएगा B = म्यू 0 आई डी एल, ठीक है, आई डी एल बटे 4 पाई इंटू R अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। जहां पे x क्या है देख ही रहे हो, इसके सेंटर पॉइंट O से इस बिंदु के बीच की दूरी, r क्या है, इस वृत्त का रेडियस है, I क्या है, इसमें बहने वाली धारा है, dl क्या है, इसकी पूरी लंबाई, ठीक है। तो अगर ये छोटे से अवयव के लिए लिया गया था dl के लिए, ठीक है, तो जब पूरे अवयव के लिए ले लेंगे तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पूरा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई r में, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। बाकी सब कुछ आपका रिमेन रहेगा, वही चीज रहेगा, ठीक है। अगर हम इसके अक्ष की बात करें तो अगर इसके अक्ष पर देखा जाए, यानी इस पॉइंट को हम यहां लेके चले आए O पे, तो x बराबर आपका 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया, पूरी तरीके से 0। और dl आपका कितना हो जाएगा, dl की जगह रखेंगे 2 पाई r, क्योंकि भाई dl जोड़ते जाएंगे कितना मिलेगा, वृत्त की परिधि तो मिलेगी, कुछ और तो मिलेगा नहीं। तो 2 पाई कैपिटल R और गुणे ऊपर एक r है, नीचे 4 पाई, x की वैल्यू 0, तो r की पावर 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, r की पावर 3, तो एक r से एक r कैंसिल, यानी 2 r है तो 2 r कैंसिल है, नीचे 3 r था, एक r बचा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, आया कितना, म्यू 0 आई अपान 2r। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, म्यू 0 आई बाई 2r। तो ये आपके अक्ष यानी बिल्कुल केंद्र पर किसके कारण है, वृत्ताकार लूप के कारण, उस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर। अगला फार्मूला देखते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परपथीय नियम वही नियम है जो हमारे वैद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम है। तो एम्पियर के परपथीय नियम के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान किसके एलांग, उस पथ के एलांग, कोई भी, जैसे ये हमारा पथ है तो इस पथ के एलांग चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, ठीक है, इसमें बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, कितना गुना होता, म्यू नॉट गुणे इसमें बहने वाली धारा। ये हमारा है एम्पियर का परपथीय नियम। क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो सबसे पहले समझते हैं परिनलिका क्या, फिर उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो परिनलिका, जैसा कि हमने आप लोगों के एक बार किसी बच्चे ने हमसे कुंडली के बारे में पूछा था, ठीक है, तो कुंडली को हमने कैसे बनाया था, तार लेके आपको बना के दिखाया था। ठीक उसी तरीके से अगर हम परिनलिका की बात करें तो परिनलिका के लिए क्या होता है कि हमारी एक खोखली पाइप होती है, यहाँ पे हमने रखा हुआ था, रुकिए आपको दिखाते हैं,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम परिनलिका को समझते हैं, परिनलिका होती क्या है। तो परिनलिका के लिए क्या होती है, एक खोखली पाइप, इस तरीके से खोखली पाइप आपकी होती है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर तार को लपेटते हैं बिल्कुल पास पास, ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तार को ऐसे से लपेट देते हैं, ठीक है। तो लपेटने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इस बेलनाकार जो हमारी खोखली पाइप है, इसके ऊपर हमने क्या किया, तार को लपेट दिया। तार को लपेटने के बाद इस तार में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ऐसे ठहरती है। यही हमारी क्या परिनलिका है, ठीक है। अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वही चीज इस चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके अक्ष पर, यानी ये जो खोखली पाइप दिख रही है, इसके अक्ष पर, इसके बिल्कुल सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वो होगा μ0 × Ni, ठीक है, μ0 × Ni। क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर इस यहां पे मान लेते हैं इस लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लंबवत इसके ऊपर की ओर हो गई, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लंबवत इसके नीचे की ओर हो गई। तो यहाँ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नीचे वाली को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। उसी तरीके से इधर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इधर वाला कैंसिल कर देगा। तो केवल बचेगा कहाँ, इसके अक्ष पर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। तो परिनलिका के कारण, परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान μ0 Ni, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कितने इसमें फेरे लपेटे गए, गिन लो कितने फेरे हैं। इसमें तो गिन ही सकते हो, काफी कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आई थिंक 20-25 फेरे हैं, ठीक है। तो जो भी परिनलिका है, अगर परिनलिका के कारण आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी, तो उसमें फेरों की संख्या आपको दिया जाएगा, ठीक। टेराइड, अब भाई देखो टेराइड क्या चीज है, चलो भाई टेराइड को समझ लो। टेराइड क्या है, जैसे ये क्या था, परिनलिका था। अब इसी परिनलिका को, ऐसे परिनलिका लंबी हो और इसी परिनलिका को हम मोड़ कर क्या कर दें, एक वृत्त बना दें। परिनलिका को मोड़ के हम क्या करें, एक वृत्त बना दें। कैसे वृत्त बना दें मोड़ के, देखिए कैसे, बिल्कुल देखिए सब कुछ आपको एकदम स्टेप टू स्टेप समझाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपको विजुलाइज कर ना करे, ठीक है। आपको सारी चीजें बिल्कुल दिखेंगी। ये हमारी परिनलिका थी। अब परिनलिका को देखिए हम कैसे टेराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये परिनलिका थी, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे जो है खींच कर हम क्या करें, वृत्त बना दें। ऐसे क्या करें, वृत्त बना दें। हाँ, इसके अंदर से, हालांकि हमने आपका वो पाइप जो है निकाल लिया, लेकिन पाइप इसके अंदर से आपका निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। पाइप भी ऐसे मुड़ जाना चाहिए। इसको ऐसे हम क्या करें, वृत्त के रूप में बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो आकृति हमको मिलेगी या जो फॉर्म मिलेगा, इसके अंदर हमारी वो अचालक धातु की जो खोखली पाइप थी वो होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए थी। तो इस टाइप से जो आकृति हमको मिलेगी वो हमारी क्या कहलाती है, टेराइड कहलाती। अब इस टेराइड की वजह से इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो देखिए भाई कितना होगा, B = μ0 Ni बटे 2πr, ठीक है। ये जहां पे n क्या है, स्टेरॉइड में फेरों की संख्या है, स्टेरॉइड में फेरों की संख्या, I क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, R क्या है, स्टेरॉइड की त्रिज्या। अगर इसका सेंटर यहां कहीं माने तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है दो समांतर तारों के बीच बल, ठीक है। तो अगर दो समांतर, एक तार ऐसे है दूसरा तार ऐसे है, इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा हम मान लेते हैं I है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I भी मान लेते हैं। तो इनके बीच में जो बल लगेगा F = वो हो जाएगा μ0 IA × IB बटे 2πd × L। D क्या है, इन चालक तारों के बीच की दूरी, L क्या है, इस चालक तार की लंबाई, ठीक है। अगर इस चालक तार की लंबाई कैपिटल L हो, कितनी हो, कैपिटल L हो, और इसके बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो इनके बीच लगने वाला बल का फार्मूला ये है। I है, IA क्या,
पहले चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई भी क्या है, दूसरे में 2 म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये आपका कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका होता म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती 4 पाई × 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की जगह रख के देखो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करोगे 4 को तो 2 ही आएगा। आगे देखते हैं, विद्युत धारा पास पर लगने वाला बल आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ = होगा I × AB। ठीक है, जहां पे I क्या है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, A क्या है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि कुंडली में हमारे फेरों की संख्या n हो तो n से इसी में गुणा कर लो, तो टाउ बराबर NIAB। ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर क्या होगा, ये तो था हमारा बल आघूर्ण टाउ। द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण m = होता है I × A, और इसमें भी अगर फेरों की संख्या n हो जाए तो क्या हो जाएगा m बराबर NIA। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगला फार्मूला है कि वृत्ताकार विद्युत धारा पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा कोई ये वृत्ताकार पास है, ठीक है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला बनेगा, अगर आपको याद हो, ठीक है, द्विध्रुव की वजह से, अगर हमारा कोई वृत्ताकार द्विध्रुव है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। देखिए, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, तो E बराबर कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, तो यहां पे आपका E रिप्लेस हो जाएगा B से और P रिप्लेस हो जाएगा किससे, M से। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही थी, तो वैद्युत क्षेत्र रिप्लेस हुआ चुंबकीय क्षेत्र में, और आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसमें रिप्लेस हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में। तो क्या फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कांस्टेंट है, ये रिमूव होकर कौन सा आपका फार्मूला बनेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो यहां पे आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m/r³। ये आपके अच्छी स्थिति का फार्मूला बनेगा, और निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो 2 हट जाएगा, m/r³ आएगा। ओके, 9वां देखते हैं, इसके बाद लास्ट है 10। ठीक है, तो 9वां फार्मूला आपका है कि परिक्रमी इलेक्ट्रॉन पर, कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, किसी नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है, तो उस पर कितना द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा, यानी कैपिटल M का मान कितना आएगा, उसको हम लोग देखते हैं कितना आएगा। तो जो M बराबर होगा द्विध्रुव आघूर्ण M = -E/2me × L। ठीक है, जहां पे E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Me क्या है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है कोणीय संवेग, और L = फार्मूला होता है me × Vr। ठीक है, me × Vr। तो कोणीय संवेग का क्या फार्मूला बनेगा, me क्या है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V क्या है वो जिस वेलोसिटी से गति कर रहा, R क्या है त्रिज्या, नाभिक से उसके परिधि की दूरी, नाभिक से कितनी दूर पर वो गति कर रहा है, वो इसका R का मान हो गया। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट फार्मूला, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल। आई थिंक ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो फार्मूला लिख दिए हैं तो देख लो। ठीक है, हम देख लेंगे एक बार सिलेबस में कि है कि नहीं है, हम ये न्यूमेरिकल बताते समय न्यूमेरिकल की सीरीज में इसको क्लियर कर देंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का जो चुंबकीय आघूर्ण टाउ का फार्मूला होता है वो होता है
NiAb। जो फार्मूला आप अभी अभी पढ़े थे ठीक वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और बल आघूर्ण की अगर बात करें तो यही बल आघूर्ण टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं के फाई, जहाँ पे फाई जो है आपका एक नियतांक है NiAb। N क्या है, उसमें फेरों की संख्या, I क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, A क्या है, उस कुंडली का क्षेत्रफल है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये पूरे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले को हमने डिस्कस किया। अगर आपको फार्मूले में कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं।